तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से इंटरनेट डीआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। मित्रों, आज की क्लास में हमने पेपर वन जो हमारे पेपर 2021 में हुए हैं, जिसमें से 35 शिफ्ट हमारे पास है। और ये 35 शिफ्ट का मैं 2021 वाला आपको आपके समक्ष रखना चाहूंगी। कई मित्रों के अनुरोध हैं, दरअसल चैनल तो बहुत है पेपर वन के लिए, पर कुछ मित्रों के अनुरोध है कि मैम हमें आपसे ही पढ़ना है, आपके द्वारा ही रिकॉर्डिंग क्लास देखनी है, आप रिकॉर्ड करके ही डाल दें, हम अपना काम करते करते इसको सुन लिया करेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है चैनल स्टार्ट करने से पहले कि यदि एक भी विद्यार्थी मुझसे लाभान्वित हुआ तो मेरा यह प्रयास सार्थक है। यहाँ पे मैंने केवल 10 प्रश्न छोड़े हैं, 10 यानी 5 प्रश्न डीआई के और 5 प्रश्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो रीडिंग डीआई का तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं दो दो तीन तीन करके, मतलब एक ही वीडियो में तीन तीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर के करवा दूंगी पूरी ही। चलते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस न हो। बंधु, पहला प्रश्न है कि अध्यापन के किस स्तर में मुख्य विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो स्मृति स्तर है। ठीक है, ए नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सॉल्व भी दिया गया है कि स्मृति स्तर के शिक्षण को शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है। इस स्तर पर सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। ठीक है, अगला एक और प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया जाता है गया है। उन्हें चुनिए। जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं उनमें से कौन सी क्षमता व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बुनियादी अध्यापन की जो क्षमता है तो उसकी सूची में से, ठीक है, उसकी सूची में से कुछ ऐसे अनुक्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र को चुनना है कि जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो पहला है प्लानिंग, ठीक है, पहला है प्लानिंग नियोजन और दूसरा है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। तो ये दोनों ही हैं व्यवहार अनुक्षेत्र की सीमाएं, और जिसके अंतर्गत यानी किसको रखा जाता है, बुनियादी अध्यापन क्षमता की सूची में इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आया है वो देख रहे हैं कि बी डी हमारा करेक्ट है, प्लानिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व दिया है, तो जिनके पास ये पीडीएफ जाएगा सॉल्व आप देखते रहना। बाकी मैं रिकॉर्ड करके दिखाई दे रही हूँ आपको कि प्रश्न कैसे बने थे। ठीक है, मैं प्रश्न कैसे बने थे ये चीज मैं आपको दिखा रही हूँ रिकॉर्ड करके। यदि आप 10 सेट भी आप सुन लेते हैं रिकॉर्डिंग क्लास की तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर वन में, पेपर वन का PYQ ही तैयार कर लें 2-3 वर्ष का, 2-3 वर्ष का तैयार कर लें तो भी आप 30 से 35 नंबर का बहुत बढ़िया करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें शिक्षण की विधियां दी गई हैं, यहाँ पर प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक दिए गए हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। सामने है, पहला है कि सामने आमने सामने की अंतरक्रियात्मक विधि, इधर स्वयं मुख का प्रयोग है, इधर मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि, इधर अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज है। शिक्षण की वैयक्तिक विधि है, इधर मॉड्यूलर अनुदेशात्मक विधि है। शिक्षण की ऑनलाइन विधि है, परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न है। तो शिक्षण की ऑनलाइन विधि आप जानते हैं कौन सा है। सबसे पहले तो आप इसको पकड़े, स्वयं और मूक्स का प्रयोग। ठीक है, अब आप देखिए डी का पहला नंबर पे कहाँ दिख रहा है। तो डी का पहला नंबर बंधु केवल यहाँ दिख रहा है सी नंबर पे। ठीक है, डी का पहला केवल यहाँ दिख रहा है, तो हमारा यही सी नंबर जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। अब हम देख भी लेते हैं, देखिए हाँ सी नंबर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि आमने सामने की जो अंतरक्रियात्मक विधि व परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न है। ठीक है, आगे आता है कि मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि, तो मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री है। यहाँ पर शिक्षण की वैयक्तिक विधि क्या है, तो अभिक्रमिक अनुदेश है। और यहाँ पर ऑनलाइन जो शिक्षण की विधि है, तो बता दूं यहाँ पर वो मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है वहाँ उनको लिखने में। तो ऑनलाइन जो शिक्षण की विधि है तो आएगा हमारा मूक्स और, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्या हमारा स्वयं और मूक्स का प्रयोग। वो मिस्टेक हुआ है कि उन्होंने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, उन्होंने इस तथ्य को मेंशन कर दिया है ना, और जबकि ये होगा। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर इस चीज को आप देखेंगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जरूर अवश्य देखें। जब अगले के प्रश्न की ओर चलते हैं तो प्रश्न है कि उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या कथन, पहला है
बिल्कुल बड़े ध्यान से देखें, कथन सत्य है। और दूसरा कथन आता है कि वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। पहला क्या परीक्षण है? उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षण को परीक्षार्थियों के किसके लिए? ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। सही बात है। अगला है वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। इसको वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा, बड़ा बढ़िया यहाँ दिया है। तो जिनके पास ये पीडीएफ गया है वो देख रहे होंगे। अगला यहाँ पर फिर एक कथन और कथन 2 है कि शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा दिया गया है कि किसी प्रभावशाली शिक्षण, ठीक है, किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसका बंधु, वो ए नंबर ही करेक्ट आएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। ए आर दोनों ही सही है, यहाँ आंसर दिया गया है ए आर दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे बोथ सही है, ओके, ध्यान से इसको देखिएगा। और एक और प्रश्न निकल कर आता है, यहाँ पर देखिए इसका सवाल भी दिया गया है कि शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना है, ठीक है। आईसीटी में रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि सभी ऑडियो वीडियो उपकरण आते हैं जो शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं, जिससे अधिगम परिस्थितियों में सुधार होता है। अतः अभिकथन और तर्क दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। आगे एक प्रश्न आता है कि किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, आप बने रहें, मैं बताती चली जाऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कितने रिपीट होते हैं। अभी तक कितने पढ़ के आए हैं, जिनमें से 3 प्रश्न है जो कि PYQ आए हैं, ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है मेरे ख्याल से कि किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य, तो ये नृजातीय शोध है, ठीक है। हमारा ये ए नंबर करेक्ट होगा। और नृजातीय अध्ययन एक विशेष प्रकार का गुणात्मक शोध है। अच्छा, इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, ठीक है। पीडीएफ को, ये जितने भी पेपर 1 की पीडीएफ आएंगे वो सब टेलीग्राम पर डाल दूंगी। तो जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है वो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला हमारा निकल कर आता है प्रश्न की परिकल्पना परीक्षण, जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों को स्पष्ट करती है, ठीक है। विवरणात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि या ऐतिहासिक विधि या व्यावसायत्मक विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 2-2, 3-3 ऑप्शन दिए हैं चूज करने के लिए। अब इसको आप बड़े ध्यान से करिएगा बंधु। यहाँ पर आप देख रहे हैं पा रहे हैं कि बी नंबर हमारा करेक्ट उत्तर आया है कि बी और सी, ठीक है। बी सी हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। हम देख लेते हैं बी सी यानी कौन कौन सा? प्रयोगात्मक विधि और कार्योत्तर विधि। बात किसकी हो रही थी कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टिकरण या अपुष्टिकरण में होती है, शोध की कौन सी विधि है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक और कार्योत्तर विधि है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसका सॉल्व कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की प्रयोगात्मक एवं एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर से स्पष्ट सरोकार है। प्रयोगात्मक विधि को आप जानते हैं कि इसे शोध में चरों के हेर फेर करके चरों को नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण किया जाता है। और जो कार्योत्तर विधि है उसको भी आप जानते हैं कि यह शोध घटना घटित होने के उपरांत प्रयोग में लाया जाता है। इसे प्रभाव कारण शोध विधि भी कहते हैं। इसमें संबंधात्मक कारणों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, फिर सही जोड़ी मिलान करने के लिए है। यहाँ पर शोध के चरण दिए गए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक दी गई है। तो समस्या सूत्रीकरण क्या है और परिकल्पना निर्माण क्या है। फिर अगला है प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन, आंकड़ा विश्लेषण। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो इसका जो करेक्ट आंसर निकल, हम यहाँ पर मिलान करेंगे, ठीक है। वहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर चलते हैं। हम केवल यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि प्रश्न बने कैसे हैं और निश्चय ऐसे प्रश्न बनेंगे तो क्या हम उनका मिलान कर पाएंगे, ठीक है। इसके सूची 2 में दिया गया है प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है, ठीक है। कौन कौन सी तकनीक है? तो आंकड़ों का सारणिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण। अब बात करें कि यदि आंकड़ों का विश्लेषण है तो आंकड़ों का विश्लेषण जाएगा आंकड़े के साथ ही, ठीक है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। यदि बात हो रही परिकल्पना निर्माण की, तो परिकल्पना निर्माण का संबंध शोध के चरों के संबंध से स्थापित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चीजें मैंने बहुत पकड़ी थी। ये पेपर 1 में मैंने ये चीज से परिकल्पना निर्माण यहाँ पर लिखा है ना, आपने देखा परिकल्पना निर्माण लिखा है। तो अब जब ऑप्शन में जाएंगे तो शोध के चर देखेंगे, ठीक है। शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करना परिकल्पना निर्माण का काम है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको अवश्य देखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि हमारा ए नंबर करेक्ट उत्तर बंधु निकल कर आएगा, और यहाँ पर उसका आप राइट आंसर भी देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत है, वीडियो पॉज करके इसको अवश्य आप देख लें। अगला प्रश्न आता है, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता। दूसरा कथन है कि शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका भी जो करेक्ट उत्तर बताऊँ हमारा कि यहाँ जो दिखा कि एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता, तो अंतर होता है। ठीक है, अंतर होता है, तो ये हमारा कथन ये जो है वो गलत है। ठीक है, कथन ये गलत है और कथन 2 हमारा सत्य है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर डी नंबर हमारा हाँ करेक्ट आंसर है, क्योंकि थीसिस शोध पत्र और अन्य शोध पत्र लेखन के संदर्भन है तो 3 मुख्य प्रकार के संदर्भित स्टाइल की प्रयोग की जाती है, जो प्राय भिन्न भिन्न होती है। ये 3 स्टाइल है, ABA स्टाइल, MLA स्टाइल और CMS स्टाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर देखिएगा। तो डी नंबर करेक्ट है, एक कथन हमारा स्पष्ट गलत है और बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला फिर एक कथन वाला प्रश्न आ जाता है। ठीक है, कि दिया गया है कि किसी शोध परिकल्पना H1, अच्छा ये भी PYQ है। ठीक है, H1 का निराकरणीय परिकल्पना H0 की सहायता से परीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी शोध परिकल्पना का, तो कारण दिया गया है कि शोध परिकल्पना की तर्क संगति की अभिपुष्टि सीधे रूप से नहीं की जा सकती। तो बता दो यहाँ जो है ये जो प्रश्न है NTA ने इस प्रश्न का मूल्यांकन ठीक है बाहर से रखा है। ठीक है, इसका मूल्यांकन NTA ने स्वयं नहीं दिया था और उन्होंने इसका मूल्यांकन दिया ही नहीं उत्तर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ मेंशन है। अगला है, भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस परिषद दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो आप जानते हैं कि यो जो है मनाया जाता है कब? 16 नवंबर के दिन। ठीक है, 16 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि यहाँ पर 16 नवंबर का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इसका भी NTA ने अपने से सबको उत्तर दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए NTA ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर रखा है। ठीक है, तो उन्होंने इसका स्वयं आंसर दिया है और सबको इसका उत्तर भी प्रोवाइड किया था। अगला है कि किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह लोगो लेट ट्रूथ प्रिवेल है? ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर उत्तर निकल कर आता है वो बी नंबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा करेक्ट उत्तर होगा। जब आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न निकल कर आता है कि 2 कथन यहाँ फिर आपके लिए है कि अधिक प्रसारण। ठीक है, ये अब प्रसारण की बात आ गई, तो ये कहाँ से प्रश्न निकल कर आ रहा है? कम्युनिकेशन से, कि अधिक प्रसारण ब्रॉडकास्ट अपेक्षाकृत अधिक सशक्तिशील और लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। अब कारण है कि इंटरनेट प्रसारण ब्रॉडकास्ट मीडिया पर तेजहीन होने की ओर प्रवृत्त है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा दोनों ही प्रश्नों को। तो बंधु यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो ए नंबर निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कथन है वो दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप भी इस पर समझ जाएंगे, दोनों ही कथन हमारा सही है। अगला प्रश्न फिर आता है कि जनसंचार के उभरते क्षेत्र है तो शोधकर्ता पॉल लजर्सफील्ड किस प्रकार के एक प्रारंभिक चिंता शोधकर्ता साबित हुए हैं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो निकल कर आता है कूट में। इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए, या फिर उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए, या फिर अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए, या फिर यह धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है या नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, और बात हो रही जनसंचार के उभरते क्षेत्र है तो शोधकर्ता पॉल लजर्सफील्ड के सामाजिक विधियों की। ठीक है, तो ये क्या क्या काम करते हैं? तो यहाँ पर बंधु हमारा ए और बी ही सही होगा। ठीक है, ए सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए और उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के प्रशिक्षण देने के लिए, तो ए भी हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, नीचे दी गई संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित करना है, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। आप जानते हैं शोरगुल, अदृश्यता, पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान का न देना, ध्यान का न होना। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, और ऑप्शन को भी आपको विकल्पों में ही चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प आप देखें, सबसे पहले देखें कि होता क्या है। अब प्रश्न किसकी हो रही है कि मनोवैज्ञानिक संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्ह करना है। तो पहले क्या होगा? सबसे पहले आता है यहाँ पर क्या? पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह जहाँ हमारा देखो सी नंबर करेक्ट होगा। पहले पूर्वाग्रह आता है, फिर इसके बाद जो है आता है हमारा अरुचि। ठीक है, पूर्वाग्रह के बाद अरुचि आता है,
फिर इसके बाद हमारा निकल कर आता है ध्यान का ना होना, फिर आता है हमारा क्या, ध्यान का ना होना, है ना। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जैसे कि हमें क्या क्या चुनना है। सी डी ई हमारा सही उत्तर होगा। और हम देख लेते हैं कि सी हमारा पूर्वाग्रह और डी अरुचि और ध्यान का ना होना, यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बट हमारे 3 ही पूर्वाग्रह, अरुचि और ध्यान का ना होना हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला ये प्रश्न मैथ वाला है। तो जो मैथ वाले हमारे अभ्यर्थी हैं उसको चाहे तो जिसको PDF जाएगा वो इसको देखते रहेंगे। अब देखो ऐसी बात मैं करती नहीं हूँ, यहाँ पे सवाल बड़ा बढ़िया दिया है, सवाल बहुत सुंदर दिया है। अब इसको हम देख लेते हैं तब लगता है कि कितना सरल प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखें। और ये भी आप देखें कि 70 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये बहुत सरल, ये बड़ी सरलता से यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर उत्तर, ये आप सभी से बन जाएगा। और कोई अच्छा 23 नंबर प्रश्न भी आपको पता है लाभ हानि पर आधारित है। तो जब आप प्रश्न जो मैथ वाले हैं उनके लिए बड़ा बोनस मार्क्स है, उनसे बन ही जाएगा। दरअसल मेरे काम की चीज़ें नहीं हैं। और हाँ, ये वाला प्रश्न मेरे लिए सरल है। ठीक है, ऐसे वाले प्रश्न, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो दरअसल ये हमारी बिटिया मुझे पढ़ा देती है। ठीक है, बिटिया की मैथ बहुत तेज है। और अभी मैथ का जो सवाल है मैं बिटिया रानी से ही सॉल्व करवाती हूँ। अब PDF के तौर पर मैंने इसको रखा है कि जो हमारे मित्र हैं जो PDF का बहुत ज़्यादा हमसे उम्मीद लगा के बैठे थे, तो मैंने कहा कि मैथ के प्रश्न रखा जाए। और DI तो हम सॉल्व करवाएंगे नहीं, और साथ ही साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको हम जरूर सॉल्व करवाएंगे। 2-2 3-3 एक ही क्लास में उसको समझा देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपसे मैथ नहीं बनेगा तो आपका आज सिलेक्शन नहीं होगा, आपका JRF नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये कि कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं, सभी हो सकता है। मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु की ज्ञात वस्तु के साथ समानता पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न निकल कर आता है हमारा। इसका जो हम करेक्ट आंसर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से कूट में हाँ नहीं दिया गया है, कूट में नहीं दिया गया बंधु। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल कर आता है, उपमान है। ठीक है, ये उपमान है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता बता रहे हैं। ठीक है, तो अज्ञात वस्तु है और उसके साथ तो हम उपमान ही लगाएंगे। ठीक है, उपमान ही लगाएंगे कि जो उसी के साथ उसी के समान दिख रही है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया दिया गया है, ये भी PYQ है। अगला है भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के मामले में चरणों का सही आपको क्रम बताना है। तो चरणों का सही क्रम आप बता दें। यहाँ पर अगला है कि जो ऑप्शन है कि विचारार्थ विषय से उदाहरण की समानता, प्रयोज्यता का कथन उपनय हो गया, या कारणों का कथन क्या होता है, हेतु होता है, या फिर अभिधारणा की सिद्धि के रूप में पुष्टि निगमन होता है, या फिर अभिधारणा का कथन प्रतिज्ञा होता है, या फिर निहित नियम का उदाहरण देना क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है। और हम थोड़ा सा प्रश्न के आगे आ गए हैं। ओके, आगे आ गए हैं। तो हाँ, ये प्रश्न है हमारा 27 नंबर का। तो यहाँ पर अब विकल्प भी दिए गए हैं। ठीक है, विकल्प भी दिए गए हैं और यहाँ पर सही उत्तर भी आप देख रहे हैं। ठीक है, सी नंबर हमारा सही उत्तर निकल कर आता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये सही उत्तर कैसे निकल कर आता है डी नंबर। तो पहले हम देखेंगे हमारा DBEAC। ठीक है, DBEAC। तो आप जानते हैं पहले प्रतिज्ञा आएगा, फिर इसके बाद हेतु आएगा, फिर इसके बाद आता है क्या, उपनय आएगा, DBAC। ठीक है, फिर इसके बाद अवधारणा के सिद्धि के रूप में पुष्टि यानी निगमन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है ना। तो बंधु इसको जरूर देखिएगा इस प्रश्न को। अच्छा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाए पहले, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें आप, तो ठीक रहेगा। तो ताकि आपको ये PDF भी मिलता जाए और आप क्लास में जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मूल भारतीय दर्शन शास्त्र का कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है। ठीक है, यहाँ पे की लिखा है, की नहीं हुआ, का होगा। शास्त्र का कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है। तो यहाँ भी ऑप्शन ही दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ही दिए गए हैं ABCD करके। तो कौन है, न्याय दर्शन वैशेषिक बौद्ध मीमांसा या फिर चारवाक लोकायतन। इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी 1-2 बार किया है, मेरे ख्याल से इसका जिक्र मैंने किया है। तो हमारा ADE सही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा D नंबर करेक्ट होगा। और इसका जो है, ठीक है, हम इसको एक बार ध्यान से देखते हैं।
ठीक है, प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र की कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ए नंबर निकल कर आएगा। ठीक है, कौन कौन मानता है, जैसे कि आपको पता है कि वैशेषिक मानता है, वैशेषिक के बाद अब बौद्ध भी मानता है। ठीक है, बौद्ध भी मानता है किसको, न्याय प्रमाण को। तो शब्द प्रमाण को देख लेते हैं, बी और सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ बी और सी हमारा, ठीक है, बी ए नंबर करेक्ट है, बी और सी हमारा करेक्ट है। कौन कौन मानते हैं, वैशेषिक और बौद्ध जो है वो शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है कि स्थापना तर्क वाला है कि मूल भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम तार्किक क्रम के संगत भी होता है, और कथन है कि तार्किक संरचना यह नहीं बताती कि हमें किस प्रकार के अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि वस्तुतः यह बताती है कि हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न बहुत कमाल का है। ठीक है, इसके हम करेक्ट आंसर की यदि बात करें तो ए आर दोनों सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं। और अगला एक प्रश्न फिर बड़ा बढ़िया सा आता है, बिल्कुल ये देखिएगा, इस तरह का सोचिए, एक को सूची दूसरी मिलान करना है। तर्क के चरण है और तर्क वाक्य है। अभिधारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टि, फिर दूसरा है कारण का कथन क्या है, निहित नियम का उदाहरण देना बताना है आपको, स्थापित की जाने वाली अवधारणा का कथन बताना है। ठीक है, ये सभी है। और अगले पॉइंट की ओर आप देख ही रहे हैं कि दिया है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर। फिर अगला है कि पहाड़ी पर आग है। अगला है क्योंकि वहाँ धुआं है। ठीक है, एक छूट गया, इसलिए पहाड़ी पर आग है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये प्रश्न भी प्रीवाई क्यू है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं, और ऐसे प्रश्न ही आपकी परीक्षा में नेक्स्ट पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो बंधु, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, एक भी यदि हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक को भी हम पकड़ लेते हैं तो हम बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अवधारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टिकरण क्या है, तो इसलिए पहाड़ी पर आग है। ठीक है, क्योंकि अब हम पुष्टिकरण कर लिए, कि इसलिए पहाड़ी पर आग है ना। ये इसलिए जो है ना, ये पुष्टिकरण वाचक शब्द ही है। तो ए का तीसरा नंबर पे देख लेते हैं किधर को जा रहा है। ठीक है, ए का तीसरा नंबर केवल एक जगह पर है, अब वो है यहाँ पर सी ऑप्शन पे। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया भी है अवधारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टिकरण। देखिए उत्तर है इसलिए पहाड़ी पर आग है। और कारण का कथन क्या है, तो क्योंकि वहाँ पर धुआं है। और निहित नियम का उदाहरण देना क्या है, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर। और स्थापित की जाने वाली अवधारणा का कथन है पहाड़ी पर आग है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब एक IT कंपनी ने हाल ही में एक नए मॉडल के लैपटॉप का निर्माण किया है, जिसमें कम विद्युत की खपत होती है, जैसे तथा जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में कम है। ठीक है, तो ये क्या है, फास्टर रैम है, ब्लू-रे ड्राइव है, या सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव है, या फिर LCD टेक्नो है। तो यहाँ पर सी नंबर निकल कर आ गया। देखो उत्तर आपका सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, SSD से बहुत बार प्रश्न बना है, तो SSD को एक बार आप ध्यान से पढ़कर जाएं। ठीक है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, जो डाटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबलियों का उपयोग करता है। आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, और कंप्यूटर स्टोरेज के पदानुक्रम में सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग करता है। ठीक है, आगे जब बात करते हैं, आगे फिर एक स्थापना तर्क वाला ही प्रश्न है कि प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होने चाहिए, और मनुष्य और कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं कर सकते। तो इसका जो आप देख रहे हैं, इसका जो हमारा निकल कर आता है उत्तर बंधु, कि मनुष्य और कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है, ए और आर हमारा दोनों सत्य है। ए नंबर हमारा यहाँ पर सत्य कथन होगा। अगला प्रश्न आता है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर ए नंबर ही ऑप्शन है। जिनके पास PDF वो देख लिए होंगे, और PDF का फ़ायदा आप भी उठाएं टेलीग्राम को ज्वाइन करके। कि सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता के क्रम में निम्नलिखित स्टोरेज क्षमताओं के सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर जो क्रम हमारा सही निकल कर आता है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पहले आप देखें कि 2 TB है। ठीक है, 2 TB। फिर हमारा निकल कर आता है 15 MB। ठीक है, 15 MB बाइट्स। फिर इसके बाद आता है
1G बाइट और फिर 5K बाइट्स, ठीक है। बी नंबर हमारा लास्ट में आएगा। यहाँ पर ए नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला स्मार्टफोन के संबंध में ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों हैं। यहाँ नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसका हमें बताना है। तो वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है, ठीक है। अब वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र दर से डाटा भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कथन बंधु हमारे जो निकल कर आते हैं, यहाँ पर दोनों ही कथन में से एक असत्य है, ठीक है। कथन हमारा जो एक है, कथन एक हमारा क्या है, फाल्स है, और जो कथन 2 है वो सत्य है, ठीक है। कथन 2 सत्य है, कथन 1 फाल्स है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं कहाँ, डी नंबर ऑप्शन पर। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। आगे जब फिर चलते हैं, यहाँ पर फिर कंप्यूटर की पारिभाषिक शब्दावली दी गई हैं। OCR, OMR, ईमेल, इंटरनेट, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, ये यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बगल में इनका क्या प्रयोजन है, कि इनका क्या कार्य होता है, वो चीज़ें दी गई हैं। देखिए इनका क्या प्रयोजन है, क्या कार्य है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर बता दूँ मैं, सी नंबर इसका हमारा करेक्ट क्वेश्चन निकल कर आता है। ये अब यहाँ हम इसके सॉल्व को देख लेते हैं कि OCR क्या है। तो टंकित या हस्तलिखित दस्तावेजों का स्कैन करने के लिए प्रयुक्त होता है। और OMR क्या है, तो बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अंक प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। और ईमेल क्या है, तो असमकालिक कम्युनिकेशन है। और इंस्टेंट मैसेज क्या है, समकालिक कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है। तो सभी जानते हैं कि इसका हमारा मिथिल क्लोराइड होगा, ठीक है। बी नंबर हमारा इसका करेक्ट उत्तर होगा बंधु। और जब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो एक और प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का रूप नहीं है। तो 37 का जो हमारा करेक्ट आंसर वो सी नंबर है, ठीक है। हमारा सी नंबर 37 का निकल कर आता है यहाँ पर कि वो कौन है, कोयला नहीं है, ठीक है। कोयला जो है वो सौर ऊर्जा का रूप नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा उत्तरोत्तर बढ़ती और उसमें अधिकाधिक लोग जान गंवाते हैं। सभी जानते हैं महामारी है। और ये भी PYQ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों में ये बहुत बार जिक्र हुआ है इनका। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSI स्कीम से किसका सापेक्षर निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर इसका निकल कर आता है 39 का। तो बंधु बी नंबर ठीक निकल कर आएगा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 नंबर पर। तो देखो बी नंबर यहाँ पर करेक्ट है। और इसके जो 8 ये मिशन उद्देश्य बताए गए राष्ट्रीय कार्य योजना के, इसको आप जरूर याद कर लें। अगला आता है निकल करके प्रश्न की किन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु पर पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु वो डी नंबर है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कोट में दिया है बी और सी नंबर, ठीक है। बी और सी नंबर यानी कणाकार पदार्थ और ओजोन, ठीक है, ये दोनों ही इसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अगला है उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम व निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय निकाय संगठन को निर्देश दिया है। तो यहाँ पर UGC हमारा करेक्ट है। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप समझें कि PYQ आपको पेपर 1 के लिए और पेपर 2 दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको सही सूची का मिलान करना है। अब आप देख पा रहे हैं हमारा बी नंबर करेक्ट ही आएगा। ए का दूसरा जाता है नैक क्या है, तो बेंगलुरु में स्थापित है, ठीक है। और बी जो है हमारा दिल्ली में स्थापित है। आगे NDRI हमारा कहाँ स्थापित है, तो केरला करनाल में। और हमारा जो है CDRI कहाँ स्थापित है, लखनऊ में। तो हमारा ये बी नंबर करेक्ट उत्तर हो गया। अब जब आगे फिर चलते हैं, तो नई शिक्षा नीति 2020 में NETF की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस निकाय के विहित प्रकार क्या हैं। तो आपको इसके विहित यानी जो इसके कार्य हैं वो बताना है, इसके कार्य क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बंधु निकल कर आएगा, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु नए निर्देश तैयार करना। और आगे है अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु मंच मुहैया कराना। अगला है कि सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता हेतु बहुभाषी विशेषज्ञों को शामिल करना। स्वास्थ्य परिचर्या कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोग करना। और ये नंबर है कि शिक्षा की
शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना। ठीक है, यहाँ पर हम अपना उत्तर का चयन करते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया उत्तर, तो हमारे यहाँ पर जो बी नंबर है उत्तर वो ABE निकल कर आएगा। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं और PDF आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पर, तो उसको आप अवश्य देखें। अगला प्रश्न है कि कौन से ई अधिगम मंच हैं। ठीक है, स्वयं परख, स्वयं प्रभा, दीक्षा मुख। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बंधु। अब ये प्रश्न आपके लिए क्या है, चैलेंज प्रश्न है। 44 नंबर का आपको बताना है कि कौन से जो है अधिगम के मंच हैं, ई अधिगम के मंच हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये देखिए ऑप्शन दिखा दिया मैंने यहाँ पर ये, और आपको इसका उत्तर बंधु सभी को देना है। ठीक है, सभी मित्रों को देना है, इसको आप ध्यान से देखें। स्वयं परख, स्वयं प्रभा, दीक्षा मुख कौन से हैं जो ई अधिगम के मंच हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया है। उत्तम स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती का, गुणवत्तापरक शिक्षा का, गरीबी उन्मूलन का, या फिर उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना का। तो गुणवत्तापरक शिक्षा का। ठीक है, क्योंकि 15 में सतत विकास का ये लक्ष्य था, और ये भी PYQ है क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पे सॉल्व भी दिया है बड़ा बढ़िया, तो ये PDF आपको मिल ही जाएगा। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूर करें। छोटा सा कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या इसके सभी सेट सॉल्व करने हैं या आपने पहले से सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ये कुछ ही विद्यार्थी हैं जो मतलब कई बार हम्बल रिक्वेस्ट किए हैं, उनके कहने पर यह क्लास मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।